जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले सबको वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज मई का आखिरी दिन है, 30 मई 2026 की तारीख है और इसके अलावा हफ्ते का दिन है। आज मेरा भी गांव में इंशाअल्लाह ताला आखिरी दिन है और फिर मुलाकात होगी रावलपिंडी में। लेकिन उससे पहले तीन चार मुद्दों पे हमने जो है वो बात करनी है। पहला मुद्दा ये है कि जब तक कर्नल जनरल की सरकार को हम मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, इनको खैराबाद नहीं कहेंगे, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो यही रहेगी। इसके अलावा हम एक सवाल करेंगे जो है ना वो पाक फौज से, जिनकी तादाद 7 लाख है, 7 लाख फौज है, और दूसरी तरफ एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो बाद में साजबाज करके आर्मी चीफ बन गए, मोहतरम मौलवी मुनीर साहब के बेटे हैं, आसिम मुनीर साहब, इन पे बात करेंगे। और फिर 1954 में एयर चीफ मार्शल असगर खान ने एक प्लान का जिक्र किया कि 1954 में जनरल यूब ने लंदन में क्या प्लान बनाया वो आपको बताऊंगा। और फिर आखिरी मुद्दा हमारा ये होगा कि पेट्रोल एक्चुअली किस दौर में सस्ता था, यानी एक्चुअल सस्ता, वैसे नाम नहाद सस्ता नहीं, असल सस्ता जब टैक्सेस नहीं थे। तो ये कौन सा दौर था जिसमें जो है वो पेट्रोल को सस्ता किया गया। असल में मेरी जो कोशिश होती है ना, वो पहले भी आपको बताया कि थोड़ा सा हट के गपशप होती है, पाकिस्तान के मसाइल होते हैं, फिर आप लोग डॉट कनेक्टिंग कर लेना तो फिर आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो वीलॉग्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि ये सदाबहार हों। जब भी आप इनको क्लिक करें तो आपको कोई ना कोई चीज जो है वो समझने को या कोई ना कोई चीज जो है ना गौर करने को मिले। मसलन हम पहली खबर डिस्कस करते हैं। पहली खबर ये है कि मुख्यमंत्री हैं जो है ना वो सूबे पंजाब की। एक मोहतरम व्यूअर ने पूछा कि ये मुख्यमंत्री क्या होता है, यानी आप क्यों कहते हैं, तो ये वजीर आला को कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं और मुख्यमंत्री भी कहते हैं। ये किसी भी सूबे के वजीर आला को हिंदी का लफ्ज है मुख्यमंत्री, मैं तंजन इस्तेमाल करता हूं क्योंकि ये खातून हारी हुई है, आपको पता है। तो मुख्यमंत्री की जो है ना बकौल मरियम औरंगजेब के मेजर सर्जरी हुई है, मेजर। अब उन्होंने सर्जरी के साथ मेजर लगाना जो है वो जरूरी समझा है। इससे जाहिर है कि मेजर साहब भी खुश हो गए होंगे। बहरहाल लोग हैरान इस बात पे हैं कि इनकी तो कब्ज का इलाज जो है वो लंदन में होता है, इनकी खांसी का इलाज जिनेवा में होता है, तो ये मेजर सर्जरी पाकिस्तान में कैसे हो गई। और फिर पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया कि 24 घंटों में मेजर सर्जरी हो गई, मेजर सर्जरी ठीक हो गई और फिर घर मुंतकिली हो गई मरीज की। फिर मरीज ने जो है वो साफ और सुथराई के प्रोग्राम का जायजा लिया, ओजड़ियों को सूंघा कितनी बू उनमें से आ रही है, फिर सूंघ सूंघ के अलहदा की। ये मैंने बताया ना, इनकी बीमारियां झूठी, इनकी सर्जरियां झूठी, इनकी शादियां झूठी, इनकी गमियां झूठी, इनकी खुशियां झूठी, ये सर ता पा जो है वो झूठ ही झूठ है और इनमें कुछ नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया है कि जो है ना वो मरीज घर शिफ्ट हो गया है। उसके बाद आपको ये जो पाकिस्तानी सहाफत है ये 3 एल पे खड़ी है, 3 एल पे, किसी और तरफ बात लेकर आपने नहीं जाना। पहला एल है लिफाफा, दूसरा एल है लौंडा लपाड़ा और तीसरा एल है लानती। यानी ये 3 एल पे सहाफत खड़ी है। मसलन पेट्रोल अगर महंगा होता है पेट्रोल, तो वो ईरान और अमेरिका की जंग है, उसकी वजह जो है ना वो जंग है। जब 85 रुपए बढ़ा दिए जाए, 100 रुपए बढ़ा दिए जाए, तो वो ईरान और अमेरिका की जंग है। और जब 4 रुपए 5 रुपए सस्ता हो तो फिर फील्ड मार्शल का विजन है।
پھر شہباز شریف کی شبانہ روز محنت ہے. یہ 3 ایل ہیں پاکستان کی صحافت کے. لیکن شکر ہے کہ ایک سروے کے مطابق تقریباً 67% لوگوں نے وہ ٹی وی دیکھنا اور یہ جو 7 سے لے کر 11 بجے تک رنڈی رونا ہوتا ہے اور جرنیلوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، یہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھوں گا کہ پیٹرول کس کے دور میں اصل سستا تھا. ہم دور نہیں جاتے، ایوب خان یا جو ہے نا وہ بھٹو کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو بین الاقوامی معاملات تھے وہ اور طرح کے تھے، اب اور طرح کے ہیں. سال 2016 اور حکومت ہے جی نواز شریف کی، بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول مل رہا ہے $40 فی بیرل. یہ آپ نے خود آپ سوچنا سمجھنا اور ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے. ڈالر کا ریٹ ہے 98 روپے، یعنی یہ ایک تو بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول اور دوسرا ڈالر ریٹ، یہ ضروری ہے. حکومت 27 روپے میں تیل خرید کر عوام کو 65 روپے میں بیچ رہی تھی. 2.5 گنا ٹیکس. کتنے کا خرید رہی تھی یہ سمجھنا ہے. 27 روپے کا. بیچ کتنے کا رہی تھی؟ 65 روپے کا. یہ 2016 ہے. 2.5 گنا ٹیکس. سال آ گیا جی 2022. عمران خان. پیٹرول ہے جی $115 فی بیرل، 115، اور ڈالر ریٹ ہے 180 روپے. حکومت پیٹرول دے رہی ہے 150 روپے لیٹر جی اور 0 ٹیکس، یعنی 150 میں خرید کر 150 کا دے رہی ہے اور ٹیکس جو ہے نا وہ 0 ہے. اصل بات یہ ہے. اب آ جائیں سال 2026 پہ. سال 2026 میں جو پیٹرول کی بین الاقوامی قیمت ہے وہ ہے $95 فی بیرل. ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ہے 280 روپے. حکومت 170 روپے کا پیٹرول خرید کر 400 روپے میں فروخت کر رہی ہے. 2.5 گنا ٹیکس. پہلے 2016 یاد کریں، نواز شریف 2.5 گنا ٹیکس. اب جو ہے نا وہ شہباز شریف 2026 2.5 گنا ٹیکس. یعنی جب دو شریف بھائی حکومت میں ہوں تو عوام کو 2.5 گنا ٹیکس لگا کر پیٹرول بیچتے ہیں. اگر عمران خان کی حکومت ہو تو وہ بغیر ٹیکس کے پیٹرول عوام کو دیتا تھا. سمپل سی بات ہے، آپ گواہ ہیں. جب بھی پیٹرول کی قیمتوں کا موازنہ کریں تو سب سے پہلے پیٹرول کی ڈالر میں قیمت اور ڈالر ریٹ کو مد نظر رکھ کر کریں، تب آپ کو اصل حقیقت کا پتہ چلے گا. اعداد و شمار یعنی تب آپ کی سمجھ میں آئیں گے کہ بین الاقوامی منڈی میں جو ڈالر کا تیل کی جو قیمت ہے وہ کتنے ڈالرز پر بیرل ہے اور پاکستان میں ڈالر کا ریٹ کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے 3 موازنے رکھے کہ نواز شریف کے دور میں 2.5 گنا ٹیکس، شہباز شریف کے دور میں 2.5 گنا ٹیکس، اور خان صاحب نے 150 کا خرید کر 150 کا دیا. جب 3 ایل بتا دیا، 3 ایل آپ نے یاد رکھنے ہیں بلکہ کمنٹ میں یاد بھی کروانے ہیں. ایک لفافہ، ایک لونڈا لپاڑا، اور تیسرا جو ہے نا لانتی. یہ لانتی اپنی پیٹ کی آگ جو ہے وہ بجھانے کے لیے، اور سمجھ نہیں آتی ان کی پیٹ کی آگ کب بجھے گی. ادھر یوٹیوب پہ ادھر جو ہے نا 25 30 50 لاکھ تنخواہیں جو ہے وہ ٹی وی پہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں. ابھی بھی اتنے لوگ موجود ہیں جو ان کو سنتے ہیں. وہ 2 منہوں والا سانپ موجود ہے حامد میر، یہ بالکل سب سے بڑا چھوڑو ہے پاکستان کی صحافت کا، سب سے بڑا چھوڑو. یعنی یہ ان چیزوں، یعنی یہ لوگوں کے متھے لگاتا ہے واقعات جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں. اس کو چیک کر لیں. یہ اسامہ بن لادن کے متھے لگائے گا، ضیاء کے متھے لگائے گا، بھٹو کے متھے لگائے گا، بے نظیر کے متھے لگائے گا. جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے متھے چیزیں لگاتا ہے. ایک وہ کشتوں والا، وہ کشتے اپنے کشتے خود کھاتا ہے، اپنے اوپر ٹرائی کرتا ہے. اور وہ ایک پیلے رنگ کا، کہ سائفر پیلے رنگ کا ہوتا ہے، وہ جس کو دہاڑی پہ کوئی نہ لگائے.
साफी है या टाकी है, वो यही पाकिस्तान में जो है ना वो राय। 12 लोगों को अब ज्यादातर पता चल गया है, लोग इनके चक्रों में जो है वो नहीं आते। अगर इमरान खान को आजाद न किया गया, अगर वोट लूटा गया, अगर इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की, अगर अदालतों ने इंसाफ न दिया, अगर 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 करते करते इन्होंने इमरान खान को गोलियां मरवा ली, इन्होंने इमरान खान की बीनाई जाया कर दी, इन्होंने इलेक्शन लुटवा लिया, इन्होंने इमरान खान पे 300 केसेस बनवा दिए, इन्होंने इमरान खान को नाअहल करवा दिया। लेकिन जो गर्दान है वो अगर अगर, क्योंकि फिर सुहेल आफरीदी ने कहा है कि अगर 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 ये उन्होंने जो है ना फिर इसकी गर्दान की है। अगर शगर वाले दीवाने नहीं होते, जो दीवाने होते हैं सर फिरे होते हैं, वो अगर मगर वाले नहीं होते, वो करके दिखाते। और आपका जो सारा धंधा है वो अगर पे चल रहा है। अब आपके सामने रखूंगा एयर चीफ मार्शल असगर खान क्या कहते हैं। ये हम इंग्लैंड से या बरतानिया से या ग्रेट ब्रिटेन से आजाद तो हो गए, लेकिन हमारा सारा कुछ अभी तक वहीं पे है। जब भी कोई प्लान बनता है, आप देखते हैं ये भगोड़े कहाँ पे पहुंचते हैं, काबीना का इजलास कहाँ पे होता है, और खासकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के जो प्लान है वो कहाँ पे बनते हैं, वो लंदन में बनते हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का गढ़ है, MI6 का गढ़ है, वो लंदन है, और वहां से बैनुल अक़वामी स्टैब्लिशमेंट भी कंट्रोल होती है और पाकिस्तान भी कंट्रोल होता है। साबिक एयर चीफ मार्शल असगर खान का कहना था कि 1954 में अयूब खान ने मुल्क पर कब्जे का मंसूबा बनाने के लिए लंदन के 5 स्टार होटल में जर्नैलों को इकट्ठा किया था। मार्शल लॉ कब लगता है? 1958 में। जर्नैलों का इजलास कब होता है? 1954 में। इजलास कहाँ पे होता है? लंदन में। और ये कौन बता रहे हैं? ये एयर चीफ मार्शल असगर खान बता रहे हैं। ये भी याद रखें कि 1954 में अयूब खान ने मिलिट्री बिजनेस की बुनियाद रखी थी। यानी पाकिस्तान की बर्बादी की एक तरफ से आगाज नहीं हुआ था, उसी इजलास में बिजनेस की बुनियाद रखी गई कि अब हम दलिया बेचेंगे, डाइपर बेचेंगे, कच्चे बेचेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजें जो है वो हम बेचेंगे। 1954 में इसकी बुनियाद जो है वो रखी, मिलिट्री बिजनेस की। इसके बाद से मुल्क में जमहूरियत अपनी तमाम तर अहमियत खो चुकी है। बस वो दिन और आज का दिन। जी, अदालत को यरगमाल बना लिया गया और पूरे मुल्क में फौजी मार्शल लॉ का निजाम कायम कर दिया गया। जैसे कि एक्सटेंशन का डर्टी खेल खेला गया और लियाकत अली खान को उस प्लान की मौजूदगी में कत्ल कर दिया गया, और पाकिस्तान टूटने की असल बुनियाद अयूब खान ने ही रखी थी। यह है जी 1954 का लंदन प्लान। पाकिस्तानियों पर कब्जे को आलमी एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल हो गई उस वक्त, और अभी तक हासिल है। आज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे एक डीप स्टेट बन चुका है। यानी 1954 में फैसला हुआ कि पाकिस्तान पे कब्जा होगा और हमारे तरबियत याफ्तों का कब्जा होगा। वो हमारी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, चाहे वो जनरल यूब हैं, चाहे वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा हैं। ये सारे उनके जो है वो मुलाजिम थे। उस वक्त की जितनी भी लॉर्ड थी, जनरल डगलस ग्रेसी, जनरल वॉल्टेयर जो आर्मी चीफ थे, वो सारे कि यहाँ पे जो है अब इस सूरत में कब्जा रखा जाएगा। कश्मीर की सूरत में वो पहले मफलूज कर चुके थे पाकिस्तान को कि ये मामला चलता रहेगा, और अब तक चल रहा है। और सियासी तौर पे वहां पे 1954 में सारे जो है वो पाकिस्तान को डीप स्टेट बना दिया गया। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि कल PTI के जो MNAs हैं उनको घुसने की इजाजत नहीं मिलती गिलगित बल्तिस्तान में। वो 2 दफा गिरफ्तार होते हैं और उनको कहा जाता है कि आपके पास NOC नहीं है। अब इससे कश्मीर कॉज को क्या होगा,
कितना नुकसान पहुंचेगा, कितना नुकसान पहुंच सकता है, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है, किसी को। यानी क्योंकि वहां पे पीटीआई का जोर है, हर कोई कह रहा है कि पीटीआई झाड़ू फेर रही है। अब खालिद खुर्शीद कहते हैं कि बेहतर होगा, जो साबिक वजीर आला है, कि हमें गोलियां मार दी जाएं, हमें गोलियां मार दी जाएं, बेहतर तो यही होगा ना। हमें कंपेन, वो कह रहे हैं कि बिलावल जो है ना कंपेन कर रहा है, जरदारी कंपेन कर रहा है, कैप्टन सफदर दंदनाता फिरता है। अब पीटीआई वाले जाते हैं, यानी ये कब जो है ना फौज वो पीटीआई को नॉर्मलाइज करेगी कि बस मामला तो नॉर्मल हो गए। ये इसमें तो मुल्क कहीं भी नहीं आता, ये तो पर्सनल है, ये तो पर्सनल है कि जी नहीं जी हमने ये सारा कुछ करना है, ये तो सारा कुछ पर्सनल हो गया है। तो खालिद खुर्शीद ठीक कह रहे हैं ना, खालिद खुर्शीद ठीक कह रहे हैं कि हमें गोलियां मार दी जाए, हमारा वजूद ही जो है ना वो खत्म कर दिया जाए। अब आप जरा देखें कि जो है ना वो डॉक्टर मायदा मोहम्मद जो है वो क्या कहती हैं, उनकी बड़ी खूबसूरत तहरीर है, कर्नल जर्नल की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नामंजूर नामंजूर। वो कहती हैं कि पाक फौज जिंदाबाद वाले पालशिए, उनके लिए खसूसी तौर पे, ये डॉक्टर मायदा मोहम्मद लिख रही हैं। आज स्टेट बैंक के गवर्नर का बयान कि पिछले 3 सालों में लोकल मार्केट से 27 अरब डॉलर्स खरीदे, ये मैंने आपको पहले खबर दी थी, लोकल मार्केट से खरीदारी की डॉलर्स की, और कितने खरीदे? 27 अरब डॉलर्स। अच्छा, खजाने में नहीं है, ये एक अलग बात है, खजाने में नहीं है। पता है ये किस तरह खरीदे गए? लेवियां लगा के, टैक्स लगा के, पैसे जमा हो गए, ठीक हो गया, पैसे जमा हो गए, 10 महीनों में 2700 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया, फिर उन रुपयों के डॉलर खरीद लिए। ये चक्कर है सारा। जिंदाबाद कहने वालों के लिए आगे सुने, 27 अरब डॉलर खरीदे तो इन हराम खोरों को पता होना चाहिए कि ये खरीदारी नोट छाप कर और लेवियां इकट्ठी करके और आपकी करेंसी की कीमत कम करके की है। ये खरीदारी कैसे हुई है डॉलरों की? वैसे करेंसी को डाउन किया है, आप पे कर्जा चढ़ गया है, चीजें महंगी हो गई हैं, यानी आपकी जेब में पड़ा हुआ 100 रुपया आपकी जेब में तकरीबन 80 रुपए का हो गया, ये 85 रुपए का हो गया। इन्होंने डॉलर खरीद लिए। आज 415 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया, लेकिन दुनिया में तेल की कीमतें कम हो गई और इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, इन्होंने, कीमतें कम हुई। जब बढ़ानी थी तो रातों रात 100 रुपए 85 रुपए कम आपके सामने जी। आज एक कार वाले की 70 लीटर की टैंकी में 93 लीटर पेट्रोल भर दिया तो लानतियों, ये किसी कर्नल के बगैर नहीं हुआ। यानी आपकी टैंकी 70 लीटर वो बर्दाश्त करती है, उसकी कैपेसिटी 70 लीटर है, और यूनिट कितना शो करता है पेट्रोल पंप वाला? 93 लीटर। ये हर पेट्रोल पंप पे पाकिस्तान में हो रहा है, हर पेट्रोल पंप पे हो रहा है, यकीन करें, हर पेट्रोल पंप पे हो रहा है। यानी आपकी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल आता है, जब आप डलवाते हैं तो वो 11 लीटर जो है ना शो करता है। ये हर पंप पे हो रहा है, किसकी मर्जी से हो रहा है? बलूचिस्तान में देख लें जी, बड़ी इमाम, सैदपुर, नूरपुर शाह के हजारों गरीबों के घरों को मिस्मार कर दिया, क्योंकि किसी जर्नल ने वो जगह किसी 5 स्टार वाले होटल को देनी थी। पाकिस्तान बनने से पहले लोग रह रहे थे, अब सिर्फ एक 5 स्टार होटल बनना है, एक एप्स्टीन जजीरा बनना है बस, और कोई चक्कर नहीं है। वो सारी जमीन, क्योंकि लोकेशन बड़ी खूबसूरत है, पहाड़ों में, मौसम बड़ा अच्छा है, किसी की मर्जी चल गई। उसके बाद फैजाबाद और पिंडी के अड्डे बंद कर दिए, क्योंकि जर्नैलों ने जश्न पब्लिसिटी मनाना था,
पब्लिसिटी, एक जो अड्डा होता है ना, आप जानते होंगे पाकिस्तानी ट्रकों का, बसों का, वहां पे हजारों बंदे अपना रिस्क कमाते हैं। कोई गंडेरियां बेच रहा है, कोई शरबत बेच रहा है, कोई हाकर है, कोई दाल चना बेच रहा है, व्हाट्सएवर आप देख लें, आपने देखा होगा, जाहिर है। इन्होंने 10 दिन के लिए बंद कर दिए, लोगों को पता चले, पैनिक क्रिएट किया, कैमरे इधर लग जाए, दुनिया मुतवज्जो हो जाए, हर तरफ फील्ड मार्शल हो जाए। 10 दिन के लिए रोजियां बंद कर दी जी। ये जश्न पब्लिसिटी था। हरिपुर में 2 गांव की 4000 कनाल जमीन फौज को देने का डीसी ने नोटिफिकेशन इसलिए किया है कि वहां जर्नैलों ने फार्म हाउस बनाने हैं। कितनी कनाल है जी? 4000 कनाल सिर्फ। इलाका कौन सा है जी? ये हरिपुर, खूबसूरत इलाका है, आप जानते होंगे। फार्म हाउस बनने हैं वहां पे। आपको पता है कि जनरल बाजवा के 10-10 कनाल के 2 या 3 फार्म हाउस निकले थे, 10-10 कनाल के। वो तो एक अलग बात है कि जनरल बाजवा के साथ जो हुआ वो आप जानते हैं जी। जर्नैलों ने फार्म हाउस बनाने हैं। गिलगित पख्तूनख्वा कश्मीर के सारे सियाती मकामात फौजियों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाकर अपने नाम करवा लिए। ये इलाके हैं जी गिलगित पख्तूनख्वा और कश्मीर, खासकर गिलगित में लूट मची हुई है, क्योंकि आपको पता है गिलगित का इलाका अस्तोर, गांछे, हुंजा, आपको पता है जी। अब ये उनकी नस्लों के हैं, नस्लों के, नस्ल दर नस्ल, ये उन्होंने अपनी नस्लों के नाम कर लिए। कब्र खैर है भर ली कोबरों से जी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान में लाखों एकड़ जमीन फौज ने कारपोरेट फार्मिंग के लिए हासिल कर ली। ठीक हो गया। ये भी उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से उनकी बच्चों की ही हैं, उनके बच्चों की हैं। ये कौन सी जंग का नाम है? किस फतह का नाम है? कश्मीर को फतह करने का, इजराइल को फतह करने का, ये किसका नाम है? अगर आगे सुने, सीडीए ने 98 सोसाइटियों को गैर कानूनी करार दे दिया। 98 सोसाइटियों को जो आम लोगों ने अरबों रुपए दिए, उनका क्या होगा? वो जर्नैल करनैल खाएंगे। वो पैसे किस्तें दे, मेरे दोस्त हैं जो किस्तें देते हैं। कई दफा मुझे कहा गया, मैंने कहा नहीं यार, मुझे ये इतबार नहीं है किस्तों वाला, और उन्होंने दी 98 सोसाइटियां। किसी की किस्तें जो है ना 2-3 रह गई थी, किसी की पूरी हो गई थी, किसी की आधी गई। सारे कहते हैं, सागदार अमेरिका में कहता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे आकर आपको पता चले जी। मलिक रियाज को कराची बल्दिया टाउन पे 463 अरब रुपए जुर्माना हुआ था, लेकिन डीएचए ने 10,000 एकड़ जमीन मुफ्त ली थी इसके बदले में। 10,000 एकड़ मुफ्त ली थी जी। इसका क्या हुआ? मलिक रियाज को जो जुर्माना हो गया, जर्नैलों करनैलों के पास चली गई। ये कितनी है? 10,000 एकड़। आगे सुने, आपको पता है कि कराची का पानी टैंकर माफिया, अफगानिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड, बलोचिस्तान का पेट्रोल, सब कुछ जर्नैलों करनैलों के पास है, और ये रोजाना की बुनियाद पे अरबों कमाते हैं। अरबों, ये लाखों करोड़ों की गेम नहीं है, अरबों की गेम है जी। ये इन्हीं के पास है, यानी जो कराची का पेट्रोल, वो सॉरी पानी टैंकर माफिया, वो भी इनके पास है। ईरान की स्मगलिंग भी यही जिम्मेदार हैं। ये तो मैं आपको कई दफा बता चुका हूं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी, पाकिस्तान में कत्लो गारत, पाकिस्तान में अगवा, पाकिस्तान में लोगों को लापता करना, किसी को कोई पता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बूट पालशियों कहते रहना कि जर्नैल करनैल जिंदाबाद, कहते रहना। जब तक इनको मुर्दाबाद नहीं कहोगे,
जब तक कर्नेलों जर्नेलों की सरकार को नामंजूर और मुर्दाबाद नहीं कहोगे, तुम्हारे पे ये काकूल एकेडमी के तरबियत याफ्ता और उनकी औलादें जुल्म करती रहेंगी। मैंने आपको बताया है कि जो काकूल एकेडमी है वो दुनिया की वाहिद एकेडमी है जिसने सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा अरबपति पैदा किए हैं। यानी बिल गेट्स क्या बेचता है या इलोन मस्क क्या बेचता है, ये वाहिद एकेडमी है जहां से इतने ज्यादा अरबपति वो पैदा हुए हैं। अब एक और खबर डिस्कस करेंगे, दो खबरें और डिस्कस करेंगे, फिर आपके सामने मेन मुद्दा रखूंगा। मेन मुद्दा हमारा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि 7 लाख फौज मौलवी मुनीर साहब के बेटे की जाती मलेशिया है या पाकिस्तान की फौज है? ये खबर है इस्माइल बुकाई साहब, तर्जुमान है ईरान के। ये कहते हैं जब हमारे साथ बात हो, जब हमारे साथ मुज़ाकरात हो, तो उसमें जरूर का लफ्ज नहीं होना चाहिए, जरूर का। हमें कहा गया ना इजराइल को तस्लीम करें, कतर तस्लीम करे, सऊदीया तस्लीम करे, मस्ट मस्ट ट्रंप ने कहा। ईरानी कहते हैं हमारे साथ मस्ट नहीं चलेगा, कि हमारे साथ मस्ट चले ना, वो हम देखेंगे, हम मर्जी करेंगे। ये इस्माइल बुकाई कहते हैं। अब एक खबर ले लें गिलगित से। कैंपेन में क्या हो रहा है गिलगित की कैंपेन में? वो कहते हैं कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं हम हुसैनी हैं, वो कहते हैं हम शबीरी हैं, वो कहते हैं कि हम किसी डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू के दलालों को नहीं मानते, हम किसी फॉर्म 47 को नहीं मानते। ये गिलगित वालों को कहना है। मैं आपको पहले सर्वे बता चुका हूं कि 24 में से जो 21 सीटें हैं वो क्लियर हैं पीटीआई की, 21 सीटें। मैंने आपको निशान भी बताए थे, एक दफा फिर बता देता हूं। जो सबसे ज्यादा उम्मीदवारों का निशान है पीटीआई के वो है विकेट। ये क्रिकेट वाली विकेट नहीं होती, वो विकेट है। दूसरे नंबर पे खैमा है, खैमा। तीसरे नंबर पे नलका है, चौथे नंबर पे ट्रांसफार्मर है, और आखिरी नंबर पे मेडल है जो आप लोग गले में डालते हैं, मेडल। ये निशानात हैं पीटीआई के उम्मीदवारों को, और 24 में से 21 सीटें इनकी क्लियर हैं। लेकिन आपको पता है, यानी पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, आप अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे हमायत करेगी, तो बदले में क्या दिया जाएगा पता है आपको? बदले में उनको गिलगित और कश्मीर की हुकूमतें दी जाएंगी। सुना या देखा ये परिस्तान, ऐसी बस्ती। अभी वोटिंग होनी है दोनों जगह, यानी गिलगित में मेरे ख्याल है 7 जून को इलेक्शन है, इसी तरह कश्मीर में भी। लेकिन पीपल्स पार्टी को कहा गया है उनका एक उम्मीदवार भी नहीं जीत रहा ओरिजिनल, लेकिन आपको ये 2 हुकूमतें देंगे, गिलगित की भी और कश्मीर की भी। आप 28वीं तरमीम में जो है ना वो ताबन करें। और वैसे भी वो जो हाकिम अली जरदारी का बेटा है नाखलफ, वो कह चुका है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं, हमने एस्टेब्लिशमेंट को नई बंदूक लेकर देनी है, हमने इनको नया असला लेके देना है। इंशाल्लाह वक्त बदलेगा, फिर यही असला किस पे इस्तेमाल होगा, किस तरह इस्तेमाल होगा, मेजर सर्जरियां किस तरह होंगी, ये अब आखिरी बात करते हैं, क्योंकि आज मैंने रवाना भी होना है। आखिरी बात है मौलवी मुनीर साहब के जो बेटे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, इनके दूसरे बेटे का कारनामा अगर आपने सुनना है तो आपको सुनना होगा अहमद नूरानी को। आप नहीं यकीन करेंगे, अपने कानों पे यकीन नहीं करेंगे। वो जो कारनामा है उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। मेरी कमजोरी कहें या कुछ और कहें, बहरहाल वो आपको सुनना होगा अहमद नूरानी को, क्योंकि बहरहाल ये प्यार 7 लाख वर्दी वालों से एक सवाल, ये सवाल है, यानी मुहब्बे वताना सवाल है। रोजाना ये रट लगाई जाती है कि मुल्क की मौजूदा तबाही की असल वजह सियासी अदम इस्तेहकाम
اور اداروں کی بربادی ہے۔ ہر کوئی آ کے یہی کہتا ہے ٹی وی پہ، لیکن اگر سیاسی اس عدم استحکام کی جڑ عمران خان کو ناجائز قید میں رکھنا ہے اور اس قید کی وجہ صرف یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر عمران خان سے خوفزدہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی کیا وجہ ہے بتائیں؟ جنرل صاحب خوفزدہ ہیں۔ اگر اداروں کی تباہی کی اصل وجہ بھی یہی ایک شخص ہے جس نے اپنے ذاتی مفادات، اقتدار کی بقا اور اپنی بزدلی بچانے کے لیے ہر چیز روند ڈالی، یعنی وہ آپ کے سامنے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، ہر چیز روند ڈالی، تو پھر سوال بنتا ہے 7 لاکھ وردی والوں نے حلف پاکستان کے دفاع کا اٹھایا تھا یا مولوی منیر صاحب کے بیٹے عاصم منیر صاحب کے ذاتی مفادات کا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے حلف کس کا اٹھایا، یہ بتا دیں آپ۔ ایک شخص کی ذاتی ضد، خوف اور اقتدار پرستی نے اس ملک کا شیرازہ بکھیر دیا، ملک کے در و دیوار ہلا دیے۔ جو کام بھارت 70 سال میں نہ کر سکا وہ عاصم منیر اپنے اندرونی حملے سے کر چکا، اب فیصلہ وردی والوں کو کرنا ہے، وہ پاکستان کے محافظ ہیں یا ایک خوفزدہ شخص کی کرسی کے چوکیدار؟ یہ سمپل وہ بتا دیں کہ وہ جو ہے پاکستان کے محافظ ہیں، انہوں نے پاکستان کی حفاظت کا، پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کا حلف لیا ہے، یا مولوی صاحب کے ایک بیٹے کے وہ چوکیدار ہیں، وہ پرسنل ملیشیا ہیں، وہ ذاتی ملیشیا ہیں کہ یہ جو کچھ کریں گے ہم ان کا دفاع کریں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، سونے رب سے امید ہے کہ پنڈی میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔